हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवेश्वर। आप सभी का स्वागत है अध्ययन जोपड़ी ऑफिशियल पर। लेक्चर नंबर नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे हम सॉल्यूशन का, और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले हम थोड़ा सा मोटिवेशन देख लेते हैं। और अभी होली का समय है, तो हैप्पी होली इंडिया। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस रंगों का त्यौहार ये बताता है कि आपका जो जीवन हो वो रंगों से भरा हो, कलरफुल लाइफ हो। चलिए, अगर आप पहली बार कोई कार्य करते हुए हार जाओ तो निराश मत होना, क्योंकि मेरे हिसाब से फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कोई भी आप एग्जाम दो, फर्स्ट तुम फेल कर गया, मान लो फेल कर गया, बहुत बच्चे फर्स्ट टाइम में निकाल लेते, तो निराश मत होना। अब देखो, निराशा कब होती है? खुद से निराशा नहीं होता है, दूसरे से निराशा होता है। जब तुम दूसरे से कंपेयर करते हो ना, तो तुम्हें दूसरा कोई बोलेगा अरे तुम तो फेल हो गया, जबकि तुम तो खुश हो। फेल होने के बाद भी तुमने ठान लिया कि चलो हाँ, अगली बार हम एग्जाम देने वाले हैं, अगली बार हो जाएगा मेरा। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना, जिनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं रहता है, वो तुम्हारे मन में आकर के निराशा उत्पन्न करेगा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो पागल हो, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दूसरे को छोड़िए, अपने मन का सुनिए, अपने दिल का सुनिए, क्योंकि आपके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है, वो आप ही को करना पड़ेगा, है ना। ऐसा लाइफ है। आप अपना लाइफ अपने हिसाब से, मतलब आप ऐसे बन जाओ ना कि हर काम करो अपने लाइफ की खुशी के लिए। कोई दूसरा तुम्हें पागल कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम कितना भी अच्छा काम करोगे ना, कितना भी अच्छा अपना दिल से कोई काम करोगे। जो बेकार इंसान होता है ना, मुझे ना सबसे ज्यादा इंसानों से डर लगता है, इसीलिए मुझे जानवरों से प्यार है। आई लव एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स ना मेरा दिल नहीं दुखाएगा। आप उससे लगाव रखो, प्लांट से लगाव रखो, पेड़ पौधों से लगाव रखो, नदी झरनों से लगाव रखो, बहुत खुश रहोगे। लेकिन इंसान से मतलब रखा, वो तुम्हारे अंदर खामियां दिखाएगा और तुम्हें मतलब इतना डिमोटिवेट कर देगा ना कि शायद तुम जब पढ़ोगे ना 2 से 20 का पहाड़ा, तो उसमें भी कहोगे ना ये भी मुझसे नहीं हो। इसीलिए आप अपने दिल का सुनिए और सब काम करते जाइए, लाइफ में एंजॉय कीजिए, सफलता हासिल कीजिए, और आपका लाइफ है, आप अपने हिसाब से जिए। ठीक है, थैंक यू। हम शुरू करते हैं वांट ऑफ फैक्टर, और फिर पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन देखो, वांट ऑफ फैक्टर को क्यों डिफाइन किया गया? वांट ऑफ फैक्टर को दिखाते हैं हम आई से, स्मॉल आई से। ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? क्योंकि देखा गया कि जब हम किसी सॉल्यूशन में, हम अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान होता है। देखो, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर हमने ले लिया। मतलब हम कोशिश करें कि वांट ऑफ फैक्टर का क्यों जरूरत पड़ा। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ, जो भी सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूशन का जो गुण होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। लेकिन ये एबनॉर्मल कब हो जाता है? जितना हमें चाहिए थ्योरेटिकल वैल्यू, वो चेंज हो जाता है कैलकुलेटेड वैल्यू से। बस 15 मिनट में समझ लेते हैं इसको। देखो, ये हमारा सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में तुमने डाला है NaCl का 1 मोल। NaCl तुमने 1 मोल इसमें डाला, ठीक है। ये 1 मोल क्या है? NaCl है। अब जब ये NaCl इस बिलियन में जाएगा तो Na प्लस और Cl माइनस में तो टूट जाएगा ना, ठीक है। और NaCl 1 मोल है, 1 मोल का मतलब हुआ कि इसमें 6.02 10 के पावर 23 NaCl है, ठीक है। जब ये बिलियन के अंदर जाएगा तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब देखो, यहाँ पे 1 मोल NaCl और 1 मोल Cl माइनस, टोटल कितना मोल हो गया? 2 मोल हो गया। तो यही हो गया क्या? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने 1 मोल डाला था NaCl, और बिलियन में जाने के बाद ये कितना मोल हो गया? 2 मोल हो गया। क्यों हो गया? तो ये ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, एबनॉर्मल क्यों हो जाता है? तो जब हम किसी बिलियन में किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, जस्ट लाइक NaCl हो गया, MgCl2 हो जाएगा, है ना, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, K2SO4 हो गया, तो इसका डिसोसिएशन हो जाता है या एसोसिएशन हो जाता है। जैसे CH3COH हो गया, तो ये क्या होगा? 2 ही चीज होता है यहाँ पे, एक तो होता है डिसोसिएशन और दूसरा क्या होता है? एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कारण अणुओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, और जब अणुओं की संख्या परिवर्तित हो जाएंगे तो क्या होगा? जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था वो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा, वो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अगर डिफिनीशन की बात हम करें तो हम लिख सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में
आप लिखते चलना, है ना, और शेयर भी थोड़ा कर देना ताकि किसी गरीब को मदद हो जाए, वो पढ़ ले अच्छे से और 12th पास कर जाए। क्योंकि अभी स्टूडेंट सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो बहुत सारा जो मटेरियल है एनसीईआरटी से वो हटा दिया गया है, बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया गया है। और जिन बच्चों को नहीं पता है वो अभी ओल्ड एनसीईआरटी खरीद रहे हैं। अच्छा, ओल्ड एनसीईआरटी खरीद रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ओल्ड सिलेबस पे जो बुक्स बना है, कोई भी बुक्स बना है, इतना मोटा मोटा किताब है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, उन्हें पता नहीं, उनको कोचिंग वाले जबरदस्ती खरीदवा रहा है। आप 500 रुपए का, 1000 रुपए का खरीद लो, बच्चों को पता नहीं है। कोचिंग वाला तो अपना मार्केटिंग कर रहा है, बाजार कर रहा है ना, उनको तो पैसा कमाना है, और बच्चों को पता नहीं है। तो बच्चे पहले सिलेबस को समझिए, अपडेट रहिए और अच्छी बुक्स पढ़िए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ लिए, जो चीज नहीं पढ़ना है उसको भी पढ़ते जा रहे दिन रात एक करके, तो आपको वो टाइम बेकार चला जाएगा, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। कुछ भी काम अपने माइंड से भी करिए थोड़ा सा, है ना। हमेशा कोचिंग वालों का, किसी और का नहीं सुनना, क्योंकि आप बड़े हो गए, 12th का बच्चे हो, आईआईटी मेडिकल की तैयारी करोगे और थोड़ा सा अपना माइंड माइंड लगा के नहीं चलोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा तुमसे। होता क्या है, when non volatile solute, non volatile solute dissolved in solution, सॉल्यूशन छोड़ो, सॉल्वेंट लिख लो, इन सॉल्वेंट then solute gets dissociate और एसोसिएट, या तो डिसोसिएट होगा या फिर क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। देयरफॉर मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट become abnormal, abnormal, and this is called abnormal colligative properties। ओके, बस नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। जैसे देख लो, NaCl है, Na प्लस Cl माइनस, डिसोशिएट हो गया, CH3COH, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ये भी डिसोशिएट हो गया। अच्छा, इसका एसोसिएशन भी होता है, इसको डाइमर कहते हैं, डाइमर। डाइमर में क्या हो जाता है, दो। अगर यही ट्राइमर होगा तो क्या बन जाएगा, तीन। ऐसे करके भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये n का मान बताता है कि n बराबर यहाँ पे 2 आ गया, n बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 2, यहाँ भी n बराबर कितना है, 2 है, इस तरीका से। चलो, अब हम तो इसको डिफाइन करने के लिए ना, इसी ये जो चेंज हो जाता है वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज, एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से। तो इसके लिए डिफाइन किया गया क्या, वॉन ऑफ फैक्टर। बहुत आसान होता है, देखो, it is the ratio of value of abnormal colligative properties to the value of normal colligative properties। ठीक है, सिंपल क्या होगा, I बराबर वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल colligative CGP बाई वैल्यू ऑफ
नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो नॉर्मल यही है, अब नॉर्मल का और नॉर्मल का रेशियो है ये। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होता है ना, एकदम बिल्कुल, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो मोलर मास का रिवर्स होता है, मोलर मास का उल्टा होगा। इसका मतलब ये होगा, नाउ आई बराबर हम लिख सकते हैं नॉर्मल मोलर मास की बात हो तब बट्टे एबनॉर्मल मोलर मास। ये भी ध्यान रखना। दूसरे टर्म में ये भी हो सकता है आई बराबर ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। थ्योरेटिकल वाला सब कौन सा भाग है, ऑब्जर्व तो निकालते हैं, थ्योरेटिकल क्या होता है तो देख लो। थ्योरेटिकल जो हम लोग 4 प्रकार का पढ़े हैं वही होता है। जैसे पहला क्या पढ़े थे, RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या होता है P नॉट माइनस पी एस बट्टे P नॉट इक्वल टू N1 बाई N2, X1 बाई X2 भी होता है, N1 बाई N2 भी होता है। तो देखो यही हो गया, ये सब थ्योरेटिकल हो गया। बी नंबर में क्या पढ़े थे याद है? अच्छा इसको कैलकुलेट भी करते जाओ, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। जैसे आई बराबर क्या होता है ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल, तो वांट ऑफ फैक्टर में अगर इसको लिखेंगे हम, वांट ऑफ फैक्टर ए वाले के लिए, वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर, तो आई बराबर क्या सूत्र होता है ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बाय थ्योरेटिकल। तो देखो आई इक्वल टू लिख लेते हैं, ऑब्जर्व बराबर क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग के लिए निकाल रहे हैं तो RLVP कौन सा ऑब्जर्व वाला और थ्योरेटिकल वाला, RLVP कौन सा वाला थ्योरेटिकल वाला। ठीक, तो हमें तो थ्योरेटिकल पता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना आई इक्वल टू RLVP ऑब्जर्व बाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं थ्योरेटिकल वाले में P नॉट माइनस PS बाई P नॉट, ये होता है थ्योरेटिकल। जो वैल्यू होगा उसको रख देंगे, पुट कर देंगे आप। ओके देखो तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ओवरऑल तुम लिख सकते हो P नॉट माइनस PS बाई P नॉट बराबर I N1 बट्टे N2, मतलब सब में I इंट्रोड्यूस हो जाता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, I को बस हम लिख लेते हैं। अब I क्या आ जाएगा, तो देखो केमिकल रिएक्शंस अगर हम लिखे जैसे NaCl है, अगर ये ब्रेक होगा तो Na प्लस Cl माइनस, तो I का मान इसके लिए कितना हो गया 2 हो गया। अगर हम बात करते हैं MgCl2, ये ब्रेक करेगा Mg प्लस 2 और 2Cl माइनस, तो यहाँ I का मान कितना हो गया 3, 1 Mg प्लस 2 Cl माइनस 3, तो ऐसे ही होता है। चलो बी नंबर में देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो इसमें तुम क्या लिखोगे, आई बराबर लिखोगे डेल्टा टीबी ऑब्जर्व डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल। अब इसको आई से गुना कर दो तो लिख सकते हो डेल्टा टीबी ऑब्जर्व बराबर आई डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल वैल्यू पता है तुम्हें, आई बराबर होता है KBM डेल्टा टीबी ऑब्जर्व। चलो इसको याद तुम रख लोगे,
बस आई लगा देंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, अगर के बी और एम कांस्टेंट हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट, के बी कांस्टेंट हो और एम भी कांस्टेंट हो, 1 मोलर हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा टी बी जो होगा वो समानुपाती होगा आई का। मतलब आई का मान जितना ज्यादा होगा डेल्टा टीबी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। जैसे तुमसे एग्जांपल में पूछा जाए, तुमसे पूछा जाए कि NaCl, ठीक है, यूरिया, उसके बाद K2SO4 में डेल्टा टीबी का मान किसका ज्यादा है, तो देख लो NaCl में Na प्लस और Cl माइनस बनेगा तो I का मान कितना बनेगा, 2। यूरिया तो टूटता नहीं है तो I का मान इसके लिए 0, और K2SO4 में 2K प्लस और SO4 माइनस 2, तो I का मान कितना, 2 और 1 3, सबसे ज्यादा इसका है। तो अगर ऑर्डर हम लिखना चाहे इसमें स्टूडेंट किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टीबी का, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, इसको नाम रख दो 3, 2 और 1, तो सबसे ज्यादा 3 का, फिर 2 का और फिर 1 का, ऐसे हो जाएगा ना, एकदम ध्यान रखना, इसे बस पढ़ते जाओ। चलो उसके बाद तीसरा नंबर में जो आता है वो आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ये भी देख लो। डिप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें भी तुम लिख सकते हो आई बराबर क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी एफ ऑब्जॉर्ब बाई डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल। ओवरऑल वैल्यू जो आएगा ना वो डेल्टा टी एफ ऑब्जॉर्ब आ जाएगा तुम्हारे लिए आई के एफ एम। आई बस लग जाना, जो तुम पढ़े हो ना उसी में आई लगा दो, हो गया। यहां भी क्या हो जाता है, अगर के एफ और एम कांस्टेंट हो, इफ के एफ बराबर एम बराबर कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा टी एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, आई का। ये भी ध्यान रखना, मतलब आई का मान जितना बढ़ेगा डेल्टा टी एफ का मान बढ़ेगा, और डेल्टा टी एफ का मान बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। ये बात ध्यान रखना। एक और है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी पढ़े थे हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई बराबर होता है CRT। अब हमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना है, तो बस सब में जो लगाए हैं वही लगा दो, आई लगा दो, पाई इक्वल टू ICRT। अब देखो इफ CRT अगर कांस्टेंट हो जाए तो पाई जो होगा, परासरण दाब जो होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो आई के क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। इस हिसाब से ध्यान रखना, ठीक है। तो तुमसे हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, देखो जैसे NaCl है, यूरिया है, MgCl2 है, Na3PO4 है, सब में सबसे ज्यादा परासरण दाब किसका होगा, 1 2 3 4। तो NaCl आई का मान निकालो, आई का मान इसके लिए 2, इसके लिए 0, यूरिया के लिए, यूरिया चीनी ग्लूकोज सब के लिए 0 होता है। 2 क्लोरीन 1 मैग्नीशियम 3, यहाँ पर 3 सोडियम 1 फॉस्फेट आयन है, तो कितना हुआ 4। अब अगर ऑर्डर की बात करोगे तुम तो सीधा हो जाएगा, सबसे ज्यादा 4 नंबर का, उसके बाद 3rd नंबर का, फिर 1st नंबर का, सबसे कम हो जाएगा तुम्हारा 2 नंबर का, ठीक है। देखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं ना हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, छोड़ो इसको, छोड़ो अभी तुम, तो ये तो हो गया बॉन्ड ऑफ फैक्टर, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस वगैरह। अब हम देखते हैं इसी में कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन में कैसे चेंज हो जाता है। बॉन्ड ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन एसोसिएशन। चलो ए नंबर में हम देख लेते हैं डिसोसिएशन।
कोई भी केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, जो ए है और वो बदल रहा है NB में, वो टूट रहा है, इतना में वो टूट जाता है। तो जब ये नहीं टूटा होगा, टाइम उस वक्त 0 लगा होगा और ये पूरा रहा होगा कितना 1 मोल, ठीक है, और ये कितना बना होगा 0। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये टूट गया होगा तो T बराबर 0, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसमें से 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट हो जाता होगा, घट गया, तो ये कितना बनेगा अल्फा, और चूंकि n है तो क्या बनेगा n अल्फा। तो इस पर अगर टोटल निकालोगे तो 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, इस पर टोटल निकालोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ऐसे होगा। तो अल्फा तुम कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो देखो अगर हम टोटल बात करते हैं एबनॉर्मल और नॉर्मल का, देन I बराबर 9 एट टी पर क्या हो गया टोटल, तो इस सबको जोड़ दो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, तो यहां पर हो जाएगा, तुम अल्फा कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लो आप, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस n, नहीं माइनस n, ठीक है, ये हो जाएगा। अब निकाल दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर I बराबर तुम लिख सकते हो ऑब्जर्व्ड वैल्यू बाय नॉर्मल वैल्यू। तो देखो ऑब्जर्व वैल्यू कितना आया 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस n बाई कितना 1, ये I का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस n। ये ध्यान रखना है डिसोसिएशन के लिए, जहां n जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, डिसोसिएट या एसोसिएट्स वाला पार्ट, ठीक है। अल्फा हो जाता है डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान रहे। दूसरा देख लो, फॉर एसोसिएशन, देखो एसोसिएशन में कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी रिएक्टेंट है, मान लो Na है और ये जुड़ करके B में बन गया, तो T बराबर 0 पर ये कितना था, T बराबर 0 पे मान लो ये N था और ये 0 बना होगा, तो T पर जब कुछ समय बाद हुआ होगा तो N माइनस अल्फा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा, और ये कितना बनेगा अल्फा बाई N, चूंकि N है यहाँ पे, तो यहाँ टोटल निकालोगे तो 1 प्लस 0 1, यहाँ टोटल निकालोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। तो इसमें अगर निकालोगे I का मान, नाउ I का मान होता है ऑब्जर्व, ये वाला ऑब्जर्व वैल्यू है और ये वाला है नॉर्मल वैल्यू, तो ऑब्जर्व बट्टे नॉर्मल होता है तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, मतलब यही हो जाएगा वैल्यू। इस वैल्यू को याद रख लेना है तुम्हें, फिर इसको तुम बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू लिख सकते हो तुम 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई n माइनस 1, चलो इसको तुम याद रख लो इस हिसाब से। अब अल्फा जो होता है वो क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है, तुम इसको आसानी से बना सकते हो। चलो इसके बाद है, चलो तो आज का लेक्चर इतना ही पे खत्म करते हैं, आप इसको कंप्लीट कर लेना अच्छे से। क्वेश्चंस बनाने के लिए तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक्स होना चाहिए, जो तुम उसको बहुत प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना ही ज़्यादा वो मतलब रिवाइज होगा। अच्छा एक बात और, अगर आई का मान बात करते हैं, अल्फा का मान देख लेना, नोट में लिख लेना, ठीक है। अल्फा का मान जो होता है ना ग्रेटर देन 1 होता है, कब, तो फॉर डिसोसिएशन, टूटेगा तो कुछ एक से चीज ज्यादा ही होगा, और अल्फा लेस देन 1 होगा फॉर एसोसिएशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, तो इसके लिए अल्फा का मान हमेशा 1 होगा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3COH, उसके बाद NH4OH, ये सब के लिए अल्फा का मान लेस देन 1 होगा। एक मिनट, अल्फा का मान क्या हो जाएगा? लेस देन 1। ठीक है, तो इस टर्म को तुम्हें अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। चलो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पर आधारित, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, बहुत आसान से। आप क्वेश्चंस एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो न्यू एनसीईआरटी है ना, उसको तुम देखना अच्छे से, ठीक है। तो आज के लेक्चर को इतना ही पे बंद करते हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी फेस्टिवल हो उसको अच्छे से मनाइए, है ना। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारे, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। उस पर जैसे मैंने सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो इससे रिलेटेड हम 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स मिला करके हम अपलोड कर देंगे, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, आपसे सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। और हम मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, हौसला ज़्यादा रखिए, क्योंकि बहुत ऐसा काम है जो हौसला से आसान हो जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। थैंक यू, मुस्कुराते रहिए।